Hello everyone, welcome to Chemistry, and today we are going to study about very important and very interesting topic which is colligative property. हिंदी में इसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म. ठीक है, सबसे पहले हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है अणुसंख्यक गुणधर्म. नाम से क्लियर है, अणुसंख्यक वो सारे प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन के वो सारे प्रॉपर्टी जो उसमें प्रेजेंट अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज को कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म. और वो सब क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, वीडियो आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आ जाएगा. इंग्लिश में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव वर्ड को पहले एक्सप्लोर करते हैं. ये दो वर्ड्स मिलकर बना है लैटिन भाषा के, को एंड लिगर. को मतलब होता है टुगेदर एंड लिगर मतलब होता है बाइंडिंग. टुगेदर बाइंडिंग हो गया दोनों का मतलब, और दोनों का अगर मीनिंग निकाला जाए तो अगर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड हो गए हैं तो उनके वजह से किसी सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये इतने सारे प्रॉपर्टी होते हैं. सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी मीन्स वेपर प्रेशर. हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन. नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बीपी मीन्स वो शुगर बीपी वाला नहीं है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, राइट, ओके. और हिंदी में कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन. नेक्स्ट है डिप्रेशन ऑफ एफ पी. एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. हिंदी में कहते हैं हिमांक में अवनमन. और लास्ट में होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं परासरण दाब. परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब, ये नाम हो जाएगा इसका. तो इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के जितने भी पार्टिकल होते हैं या सॉल्वेंट के जितने पार्टिकल होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा समझाता हूँ, एक एक को हम लोग डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके हिसाब से. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. हमने देखा था कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट होता था, उस पर जब हम कुछ अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते थे तो वेपर का अमाउंट कम हो जाता था और वेपर प्रेशर भी कम हो जाता था. और जैसे जैसे सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उस वेपर का अमाउंट कम होते जाता था, तो जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होते जाएगा. इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है. तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन बताया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का. प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ये एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो विलयन में उपस्थित विलय के एवं विलायक के अणुओं की संख्या पे, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है. तो ये रिलेटिव वेपर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अलावा भी इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के नंबर पे डिपेंड करते हैं. अब हम डिटेल से एक एक को समझते हैं. सबसे पहले आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. चलिए अब डिटेल से हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को, जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन. अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को अगर मैं कंपोनेंट 1 मानूं तो ये जो सॉल्वेंट है ये वेपर क्रिएट करता है, और ये वेपर जो बन गया है यहाँ पे जो वाष्प बन रहा है वो नीचे की तरफ अपने सॉल्यूशन में एक दाब उत्पन्न करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर. हम ये भी जानते हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, अगर इसमें अभी मैं सॉल्यूट नहीं मिक्स किया हूँ तो जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग P0 बोलते हैं. और चूंकि मैं इसको कंपोनेंट 1 मान रहा हूँ इसलिए मैं इसको P1 नॉट ऐसा मैं डिनोट कर देता हूँ. अब मैंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद इसमें मैंने थोड़े अमाउंट में सॉल्यूट मिला दिया. और जब मैं सॉल्यूट मिला दूंगा तो ये वेपर प्रेशर अब कम हो जाएगा. हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक में कुछ अमाउंट में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसका जो वाष्प दाब रहता है वो कम हो जाता है. अवनमन, अवनमन मतलब नीचे की तरफ झुकना. ठीक है, तो नीचे की तरफ झुकना यहाँ से मतलब नहीं है नीचे की तरफ गिरना है वाष्प दाब का, यहाँ से ऐसा मतलब है. ठीक है, तो ये जो P1 है अब ये शुद्ध न हो कि ये चेंज हो जाएगा, और सपोज ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, अवाष्पशील विलय मिलाने पर इसका जो वाष्प दाब है अब हो गया वो P1. फिर से एक बार समझिए, जब ये शुद्ध था तो ये था P1 नॉट. जब इसमें मैंने कुछ मात्रा में
मैंने मिला दिया सॉल्यूट के पार्टिकल जो कि नॉन वोलेटाइल हैं, जो कि अवाष्पशील हैं, तो अब ये शुद्ध नहीं रहा, अब इसमें आ गए ना विलेय के पार्टिकल्स आ गए, तब इसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने के बाद इतना हो गया। सपोज पहले इसका वेपर प्रेशर था 10 और बाद में ये हो गया 8, तो चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ 2। कैसे पता किए? 10 - 8। अब मैं यही जानना चाह रहा हूँ ये 2 कैसे आया। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ अगर चेंज इन वेपर प्रेशर, तो मैं यहाँ पे अगर जानना चाहूँगा चेंज इन वेपर प्रेशर, उसको बोल देता हूँ डेल P1। डेल डिनोट्स टू चेंज, डेल जो है चेंज को दर्शाता है। तो ये क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे 10 - 8 किया था, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, P01 - P1। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कितना चेंज आएगा। ये शुद्ध वाली स्थिति में है और ये कौन से वाली स्थिति में वेपर प्रेशर है, जब हमने इसमें कुछ अमाउंट में हमने मिला दिया सॉल्यूट के पार्टिकल जो कि हैं नॉन वोलेटाइल। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो P1 होता है दैट विल बी इक्वल टू x1 P01। हम लोग ये राउल्ट के नियम से देख चुके हैं, याद कीजिए, PA इज इक्वल टू P0A XA, ऐसा करते थे। यहाँ पे वही काम है, चाहे तो इसको बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इस तरह से डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया है और यहाँ पे A है, बाकी सब तो सेम है, 1 1 1 A। क्लियर है? तो इस जगह में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल P1 विल बी इक्वल टू P01 माइनस P1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, सीधा लिख देता हूँ ऐसे ही, P10 x1। एंड नाउ क्लियरली वी कैन से यहाँ पे P10 कॉमन है, तो हमको मिल जाएगा P10 आ गया कॉमन, और यहाँ पे P10 जब बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे सिर्फ बचेगा x1। अगर ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। P1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, P10 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे P10 मिल जाएगा, P10 का मल्टीप्लाई x1 से करेंगे तो P10 और यहाँ पे x1 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में अगर आ गया है तो आगे की बात करते हैं। हमने एक और टर्म पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, x1 प्लस x2 वॉज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली a प्लस b था, वहाँ पे xa प्लस xb इज इक्वल टू 1 था। मैंने यहाँ पे टर्म 1 और 2 यूज़ किया इसलिए 1 2 कर रहा हूँ, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x2 है दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x1, राइट। x2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 को साइड ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो इतने के जगह पे, इस जगह पे मैं x2 लिख सकता हूँ। तो हमारा जो इक्वेशन है दैट विल बी डेल P1 वुड बी इक्वल टू P10 x2। इज इट क्लियर? इतने के जगह पे मैंने क्या कर दिया, x2 फ्रॉम दिस। क्लियर है? यहां से अगर मैं साइड ट्रांसफर कर दूं, डेल P1 अपॉन P10 विल बी इक्वल टू x2। यही हमारा फाइनल इक्वेशन है। यहां पे एक शब्द आ रहा है आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग। अगर मैं सिर्फ लोअरिंग बोलता तो यहाँ पे याद कीजिए हम लोग 10 और 8 लिए थे तो लोअरिंग आया था 2, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो डेल P1 है, फिर से एक बार, जो डेल P1 है ये इस बात को दिखा रहा है, ये सिर्फ 2 को दिखा रहा है, ये लोअरिंग को दिखा रहा है, ये अंतर को दिखा रहा है। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग आपेक्षिक, आपेक्षिक मतलब किसके रेस्पेक्ट में, किसके तुलना में, किसके अपेक्ष में, शुद्ध विलयन के तुलना में कितना अंतर आया है, उसको अगर दिखाना है तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब किसका, ये अंतर है और ये इसके अपेक्ष में है, इसके कंपैरिजन में है, तो दोनों का रेशियो। तो डेल P1 अपॉन P10 इज आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग। एंड सिर्फ डेल P1 जो यहाँ पे है वो सिर्फ लोअरिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर डेल P1 बोलूँ तो ये सिर्फ डिनोट करेगा लोअरिंग को, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग किसके रिलेट में, शुद्ध की अवस्था में, इसके रिलेट में करें तो इतने को टर्म को डेल P1 अपॉन P10 को हम लोग बोल सकते हैं आपेक्षिक अवनमन, जो कि x2 के बराबर है। और ये x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2, और यही तो सॉल्यूट को तो x2 बोलेंगे हम लोग। सॉल्यूट देखिए मैंने सॉल्वेंट को 1 लिया है तो सॉल्यूट को मैं 2 मानूंगा, और x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 मतलब विलेय के मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज ये हो जाएगा। और यहीं से हमको ये रिलेशन मिल जाता है
कि जो आपेक्षिक अवनमन होता है वाष्प दाब में वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। हम चाहें तो इस इक्वेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? x2 हम जानते हैं, x2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये भी पढ़ के आ चुके हैं आप। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट जंप करके इस वीडियो में आए हैं, तो आप पहले जाके इन सब वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेल P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा n, ये 2 है सॉरी, तो यहाँ पे n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो मैं इसको इरेज करता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके समझ आइए। नेक्स्ट देखते हैं, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। डेल P1 डिवाइड बाई डेल P1 नॉट इज इक्वल टू, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब तनु है, तनु मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूट है वो बहुत कम मात्रा में है। मतलब हम शुरू से शरबत के एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो मैं उसी से समझाता हूँ। एक होता है बहुत मीठा, एक होता है इक्विवेलेंट थोड़ा सा, और एक होता है बहुत ही फीका। अपने लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो हमारा जो सॉल्यूशन बना है उसमें शक्कर का मात्रा बहुत ही कम है, इतना कम है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है मीठा है कि नहीं, लेकिन शक्कर है उसमें, 1 या 2 क्रिस्टल शक्कर के उसमें है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी के कंपेरिजन में शक्कर तो है ही नहीं टाइप का लग रहा है। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि N2 के कंपेरिजन में जो N1 के कंपेरिजन में जो N2 है वो बहुत ही कम है। मैं क्या बोल दिया, N1 क्या है, 1 कंपोनेंट में माना था सॉल्वेंट को, विलायक को, और 2 कंपोनेंट माना था मैं सॉल्यूट को। और विलायक कौन होता है, पानी, और विलेय कौन है हमारे यहाँ पे, शक्कर। तो पानी के कंपेरिजन में जो शक्कर के पार्टिकल्स हैं इतने कम हो गया तो हम उसको नहीं भी मिला ऐसा मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इस कंडीशन पे N1 प्लस N2 इज इक्वल टू, मैं N2 यहाँ पे मैं N1 ही बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि N1 का अमाउंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इतना कम कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली N2 अपॉन N1। क्लियर है? तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो इस इक्वेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं, अगेन जब आप रुक जाएं तो हम जानते हैं, जब कुछ भी ना पता चले तो हम जानते हैं। व्हाट इज N2 नाउ? N2 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगेन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और हम अगर बात कर रहे हैं कंपोनेंट नंबर 2 की, तो यहाँ पे कर देंगे 2 N2। तो यहाँ पे N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 डिवाइड बाई N1 है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करता कंपोनेंट नंबर 1 का, तो W1 डिवाइड बाई M1, तो यहाँ पे हो जाएगा W1 डिवाइड बाई M1। और इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो दिस विल बिकम W2 अपॉन M2 इंटू, ये पलट जाएगा ऊपर जाके, M1 डिवाइड बाई W1 विच इज इक्वल टू डेल P1 अपॉन डेल P1 नॉट। सॉरी, ये था P1 नॉट था, ये P1 नॉट था। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इतना जो चीज़ है, इस साइड जो चीज़ है, इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो इसको कैलकुलेट किससे कर सकते हैं हम लोग, अगर हमको पता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कुल मिला के हमको ये पता है कि हमारा जो विलेय और विलायक वो कौन कौन है, उसका कितना कितना अमाउंट घुला है। सपोज 1 kg वाटर में 2 ग्राम या 200 ग्राम शुगर घुला हुआ है, तो हम लोगों को W पता चल गया, W2 ये विलेय का है, 200 ग्राम शुगर है, और यहाँ पे W1 ये 1000 ग्राम पानी मिल गया, और इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे, शक्कर का और पानी का तो 18 होता है, शक्कर का निकालना पड़ेगा ऐड करके, हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा, और इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा।
इस जगह से न्यूमेरिकल बिल्कुल पूछाता है। हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास निकालने में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं शुगर का मॉलिक्यूलर मास मुझे याद नहीं है, तो मैं अगर जानना चाहूँ शुगर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मुझे निकालना है M2 निकालना है मुझे। तो अगर मुझे ये पता हो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमंदन, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर मुझे पता हो, कितना ग्राम शुगर है 200 ग्राम वो पता हो, M1 मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना है वो पता हो, 18 होता है, 18 ग्राम को पता है, और कितना ग्राम में घुला था 1000 ग्राम में, ये सब गिवन है। और अगर ये पता हो तो उन सबको कैलकुलेट करके साइड ट्रांसफर वगैरह करके मैं M2 भी निकाल सकता हूँ। मतलब इस इक्वेशन का हेल्प करके हम निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये इस हमारे इक्वेशन का एक एप्लीकेशन या उपयोग भी हो गया। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो 3 प्रॉपर्टी हम लोग उसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नमस्ते।